हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी नायलॉन के बारे में, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ी थी और नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती इन सभी को हमने डिस्कस किया था। आज हम यूनिट सेकेंड का ही अगला टॉपिक लेंगे जो हमारे लिए उस प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट है। मीन्स अब तक हम फाइबर्स के बारे में पढ़ते हुए आए थे, जो किसी भी फैब्रिक की या किसी भी हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की जो बेसिक यूनिट होती है हमने उसके बारे में बात करी थी कि फाइबर्स कैसे आते हैं, क्या होते हैं, है ना, कैसे बनाए जाते हैं, इनसे धागे कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। अब हम थोड़ा सा उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब हम फाइबर स्टेजेस से यार्न्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से स्पिनिंग मेथड्स होती है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न्स स्पिनिंग मेथड एंड construction of different types of yarns. Okay, classification of yarns, spinning method and construction of different types of yarns. अलग अलग प्रकार के yarns कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें कपड़ा बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, उससे धागा बनाना है, यार्न, और यार्न बनेगा तभी तो हम उसका फैब्रिक बना पाएंगे, कपड़ा। तो हमारे लिए क्या है, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप नहीं होगा तो आप आगे की कोई स्टेप नहीं कर सकते। आपके पास फाइबर और फैब्रिक बनाना है तो बिना यार्न बनाए तो फैब्रिक कैसे बन सकता है। वैसे कुछ मेथड्स हैं लेकिन वो आप पहन नहीं पाते हो उस कपड़े को, है ना। हर पर्पज़ के लिए वो हर पर्पज़ को आपके फुलफ़िल नहीं करता है वो फैब्रिक, इसलिए। बाकी मोस्टली यार्न बनने के बाद ही फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब हम धागा बनाते हैं ना, फाइबर से यार्न बनाते हैं, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। स्पिनिंग की जाती है तभी धागा बनता है, ठीक है। मीन्स फाइबर टू यार्न अगर बनाना है हमें तो स्पिनिंग मेथड के अलावा उसको बनाना या कताई की प्रक्रिया के बिना तो हम धागा बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली कौन से, जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, स्टेपल फाइबर्स, ठीक है। हमने देखिए शुरुआत में ही बात करी थी फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, अभी हम इसे आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेपल होता है, एक होता है फिलामेंट, ठीक है। ये फाइबर है आपके, 2 प्रकार के हैं, स्टेपल फाइबर्स, फिलामेंट फाइबर्स। स्टेपल फाइबर्स छोटे 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 फाइबर्स होते हैं आपके, फिलामेंट लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर क्या है कि चाहो, अगर मोटाई अच्छी है फाइबर की तो आप सिंगल से भी कपड़ा बना सकते हो, आप चाहो तो 2-3 को मिला करके भी बना सकते हो। तो इसमें अगर स्पिनिंग का प्रोसेस नहीं भी हो तो चलर लाइट या स्लाइट ट्विस्टिंग हो तो भी चलता है, लेकिन स्टेपल फाइबर्स में तो फुल ट्विस्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे से ट्विस्टिंग नहीं करी, स्पिनिंग नहीं करी है इसकी, तो धागा बनना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो छोटे छोटे से धागे या रेशे जो है उड़ते हुए फिरेंगे, आप कैसे इससे फैब्रिक बनाएंगे। तो इसलिए क्या है, विशेष रूप से जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, छोटे फाइबर्स, इनके लिए स्पिनिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, सब फाइबर आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इनको इतना कॉम्पैक्ट बना दिया जाता है कि एक धागे का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्पिनिंग प्रोसेस में केवल ट्विस्टिंग ही नहीं है, इसके अंदर देखिए ट्विस्टिंग दी जाती है, ठीक है, ड्राविंग भी की जाती है। ड्राविंग का मतलब ये होता है कि जब धागा बन रहा है ना तो उसको ट्विस्टिंग देने के साथ, उसको मिरोड़ देने के साथ साथ में हल्का हल्का खींचते भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि धागे के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता या एक समानता आती है उससे धागे में। और जब एक समानता आती है ना तो आपका धागा एक जैसा पूरा रहता है, मतलब इसकी मोटाई और
कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रहता है। बाकी अगर करेंगे तो देखिए कहीं पर हो सकता है बहुत ज़्यादा रेशे आ गए, कहीं पर बहुत कम आए, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेशे 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 से इकट्ठे हो गए, फिर बहुत देर तक कुछ ही नहीं है, फिर वापस तो टेढ़ा मेढ़ापन होगा इसमें, कहीं कहीं गांठे सी आपको दिखाई देगी, है ना। तो ड्राइंग का प्रोसेस इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इस तरीके से जब धागा बन जाता है ना, तो फिर वेफ्ट यार्न, वॉप यार्न, इस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है और उसके बाद में बुनाई का काम किया जाता है, या ब्रेडिंग करके, या फिर किसी भी मेथड के थ्रू, इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग, किसी भी मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब देखिए सूत, जो कोई भी कपड़ा है ना, कपड़ा कैसा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यार्न के ऊपर, कि यार्न कैसा है या उसका फाइबर कैसा है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फैब्रिक का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए अगर आपके रेशे अच्छे हैं तो उससे यार्न बहुत अच्छा बनेगा, तो फैब्रिक ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, है ना। मीन्स अगर बहुत ही ग्लॉसी, एकदम सॉफ्ट स्मूथ अगर फाइबर्स है तो यार्न्स भी बहुत अच्छे बनेंगे उसके, और जब यार्न्स बहुत अच्छे बनेंगे तो फैब्रिक भी ऑटोमेटिकली उसका अच्छा बनेगा, है ना। लेकिन जैसे कि आप देखते हो कॉटन है, जूट है, ये नेचुरली इतने कोर्स फाइबर्स हैं, तो इससे एकदम सॉफ्ट और स्मूथ कपड़ा बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो क्या करते हैं, उससे जो यार्न बनता है कॉटन का तो फिर भी स्मूथ होता है, लेकिन जूट का जो धागा होता है, रेशा, वो बहुत ही कोर्स फाइबर होता है। ठीक है। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान उसको नहीं पहन सकता है, इतना कोर्स होता है, इतना खुरदरा होता है वो। ठीक है। स्किन को इरिटेट कर देता है, तो उससे फैब्रिक भी फिर उसी अकॉर्डिंग बनता है ना। तो कुल मिलाकर के किसके ऊपर निर्भर करते हैं, फैब्रिक तो निर्भर करता है यार्न पर, और यार्न निर्भर करता है फाइबर के ऊपर। ठीक है। अब देखिए रेशा जिस वर्ग का होगा ना, वही जो गुण होंगे वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना आनुवांशिकता की, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। आनुवांशिकता में हम क्या देखते हैं कि देखिए मतलब माता पिता के अंतर्गत जो गुण होंगे ना, ठीक है, वो आगे बच्चों में आएंगे, या फिर दादा दादी के, माता पिता के गुण किसी के भी बच्चों में आएंगे। अब आगे से अगली पीढ़ी के अंदर भी वापस कोई ना कोई वैसा गुण दिखाई देगा, अगली पीढ़ी में भी दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, आनुवांशिकता की वजह से, क्योंकि वो जो गुण है हमारे जीन्स कैरी किए हुए हैं, तो वो किसी न किसी पीढ़ी के अंदर शो करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर फाइबर में अगर कोई गुण है तो वो आपको यार्न में भी दिखाई देगा, और यार्न में है तो फिर वो फैब्रिक में भी दिखाई देगा। ठीक है। तो देखिए जैसे कॉटन की क्वालिटी होती है हाई अब्जॉर्बेंसी पावर, है ना, तो वो यार्न बनने के बाद भी उतना अब्जॉर्बेंसी उसमें प्रेजेंट होगी, और फैब्रिक में भी उतनी ही होगी। लेकिन आप बात करो नायलॉन की, तो नायलॉन के फाइबर में ही अब्जॉर्बेंसी का गुण नहीं है, तो चाहे उसका आप यार्न भी बना लोगे तो कहाँ से आएगा, और आप उसका फैब्रिक भी बना लोगे तब भी उसके अंतर्गत ये जो अब्जॉर्बिंग पावर होती है ये नहीं आती है ना। तो इनके गुण जो होते हैं वो निर्भर करते हैं कि जैसा रेशा होगा वैसा ही सूत होगा या यार्न होगा, और वैसा ही फैब्रिक होगा। ठीक है। सभी के गुण देख सकते हैं, जैसे सिल्क का आप कंपेयर कर सकते हो, लिनन को आप कंपेयर कर सकते हो, रेयॉन को आप कंपेयर कर सकते हो, पॉलिस्टर को कंपेयर कर सकते हो, कैमरिक को। बहुत टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, बहुत टाइप के फाइबर्स होते हैं जिनको कंपेयर हम कर सकते हैं, और सब अपनी अपनी क्वालिटीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमको मतलब दो चीज़ों के गुण एक में चाहिए होते हैं, तो हम करते हैं ना मिक्सिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, वैसे फाइबर की और यार्न्स की भी ब्लेंडिंग कर ली जाती है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कॉटन और आप नायलॉन को मिक्स कर दोगे, कॉटन और पॉलिस्टर को मिक्स कर दोगे। ठीक है। तो उससे जो धागा बनेगा उसमें अब्जॉर्बेंसी पावर भी प्रेजेंट होगी, तो पॉलिस्टर के जो गुण होंगे जैसे कि ख़राब नहीं होना, कलर फेड नहीं होना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं, ये सब यार्न में भी ये सब गुण आ जाएंगे। तो वही सारे गुण आपके फैब्रिक के अंतर्गत भी आ जाएंगे। तो वो जो फैब्रिक होगा वो क्या कहलाएगा, पॉली कॉटन कहला जाएगा आपका, है ना। ऐसे पॉलिस्टर भी हो गया, उसमें कॉटन भी हो गया तो पॉली कॉटन हो गया, पॉलीकॉट हो गया। इस तरीके से टेरिकॉट का फैब्रिक होता है, टेरिलिन प्लस कॉटन मिक्स होता है, तो टेरिलिन का फैब्रिक कहलाता है, उसमें दोनों के गुण होते हैं। ठीक है। पहले के टाइम में क्या किया जाता, देखिए धागे जो निर्माण किए जाते थे ना, वो कैसे करते थे लोग, बाय हैंड करते थे, हाथों से। इतना लंबा प्रोसेस होता था, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था कि मेहनत भी व्यक्ति की बहुत लगती थी, लेकिन सामान बहुत कम बन पाता था। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या किया गया, जैसे आज भी आप देखते हो
टोकरियाँ बनाई जाती है ना, बांस वाली टोकरी बनाते हैं, तो देखते हैं आप कि वो कारीगर कितनी कुशलता से उन्होंने अपने जब काम सीखा होगा तब तो वो धीरे ही करते होंगे, धीरे धीरे वो खुद में ये कुशलता उन्होंने डेवलप करी और वो बहुत स्पीड से करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दिन में कितना बना पाएंगे, है ना। एक मैनुअली वो काम कम हो पाता है, लेकिन अगर यही काम हम मशीन से करें तो बहुत ही क्विक होता है ना। तो इसी तरीके से पहले जब कपड़ा बनता था तो वो भी लोग हाथ से ही बनाते थे, धागे बनाते थे, वो भी हाथ से बनाते थे। सूत कातना जिसको कहते हैं ना, हम हिंदी में सूत कातना कहते हैं, जिसकी पहले चरखे पर किया जाता था ये काम। एक्चुअल में हम स्पिनिंग प्रोसेस यही है, ठीक है। आज हम उसको स्पिनिंग कहते हैं कताई को, और वो मशीन के थ्रू की जाती है। तो एक ही बार में हमारे पास एकदम फाइन धागा तैयार हो जाता है, जबकि सूत काटने के प्रोसेस में वो लोग घंटों बैठ करके चरखा चलाते थे और उसके बाद में स्पिनिंग का प्रोसेस करते थे। उससे भी जो सूत मिलता था ना, वो भी काफ़ी मोटा मोटा सा ऐसा होता था, अनइवन होता था, वो इवन या एकदम फाइन क्वालिटी का नहीं होता था, है ना, क्योंकि हैंडमेड था इसलिए। अब क्या था देखो, इसी तरीके से फिर धीरे धीरे मशीन का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि स्पिनिंग प्रोसेस कैसे कैसे किया जाता था, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या था कि चकली पे बनाते थे, है ना। चकली का नाम सुना होगा आपने। एक आप और नाम सुनेंगे जिसे हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक है, और उसको तकली कहते हैं, ठीक है। तकली जो होती है उसके ऊपर भी इसी तरीके से धागा बनाने का काम किया जाता था, ठीक है। तो देखिए, तकली, स्पिंडल जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब एक धातु से बनी हुई एक लंबी सी छड़ होती है और उसके ऊपर एक प्लेट सी लगी हुई होती है, ठीक है। डिस्क लगी हुई रहेगी अब इसके ऊपर। अब क्या होता है कि इसके ऊपर ना यहाँ पर कहीं पर एक जगह पर हुक लगा हुआ रहता है, ठीक है। जो छड़ का ऊपरी सिरा होता है ना, जैसे यहाँ पर कहीं पे एक हुक लगा देंगे तो उसके अंदर आप धागा फंसा दोगे, ठीक है। अब क्या है कि रुई को अब उसके अंदर फंसा करके हल्का सा खींचोगे, फिर घुमाएंगे, फिर खींचेंगे, फिर इसको खींचा जाता है, फिर घुमाया जाता है, फिर इसको खींचते हैं, फिर इसको घुमाते जाते हैं, हल्का खींचना घुमाना खींचना घुमाना। तो क्या होता है, इसको यूँ घुमाते हैं ना, तो इसके ऊपर जो धागा होता है वो रोल होता हुआ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका धागा होता है ना, वो बनेगा, ठीक है। अब क्या है इसके ऊपर, क्योंकि चूँकि आप गोल 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 घुमा रहे थे ना, तो धागे के अंदर क्या होती है, ऐंठन भी आ जाती है, ठीक है। ऐंठन आ जाने का मतलब होता है ट्विस्टिंग हो जाना, है ना। और ट्विस्टिंग तो हमारा स्पिनिंग प्रोसेस का पार्ट है, ड्राइंग इसका पार्ट है, तो ट्विस्टिंग भी इसका पार्ट है। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है, ऐंठन आ जाती है ना, ऐंठन आने से क्या होता है, धागे में थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। अब इस प्रोसेस को बार 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 दोहराते जाते हैं जब तक कि पूरा ये स्पिंडल भर जाता है, तब तक इस प्रोसेस को करते रहते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में इस धागे को इसके ऊपर से उतार करके लच्छियाँ तैयार कर ली जाती है, या फिर किसी भी स्पूल के ऊपर इसको लपेट लिया जाता है, ठीक है। अब जो इससे बना हुआ जो धागा होता है ना, ये आपका कपड़ा बनने के लिए कम्प्लीटली रेडी है, आप आराम से भी इससे कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पहले जो हाथ से जैसे बट बट करके करते थे, उससे तो थोड़ा सा ये प्रोसेस फास्टर था और थोड़ा सा और फाइन धागे का निर्माण हुआ था, उस पहले वाले से इसकी क्वालिटी बेटर थी, लेकिन आप कह लो एक्सीलेंट नहीं थी, है ना। तो क्या था, यहाँ पे काम तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के अंतर्गत ये चीज़ थी कि हमारा तो धागा वैसा नहीं बनता है जैसा हम चाह रहे हैं, टाइम बहुत लग रहा है, हमारी शक्ति बहुत लग रही है, पर उतना उत्पादन भी नहीं हो रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति आगे बढ़ा मानव, और उसने किसका आविष्कार किया, अगली चीज़ का, जिसको आप कहते हो चरखा, है ना। चरखे को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिंग व्हील, ठीक है। चरखे का निर्माण किया। अब चरखा जो है ये भी बहुत पुराना है, और जो हमें फ्रीडम मिली ना, उसके पहले से इसका काम होना या इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे कि जो हमारा स्वदेशी फैब्रिक बनाया जाता था, ठीक है, वो कपड़ा बना करके लोग उसी को यूज़ करते थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए थे इसलिए, है ना। अब क्या है, चरखे से काता हुआ जो सूत था ना, वो स्पिंडल से ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। इससे थोड़ा और बारीक, थोड़ा और महीन और थोड़ा और स्मूथ फैब्रिक बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए धीरे 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 सब लोग इसको ख़रीदने लगे, बाहर दूसरी जगहों के लोग भी इसको प्रेफर करने लग गए थे, ठीक है। और अब क्या था कि मशीन जो होती, देखिए, चाहे ये था तो स्पिंडल भी आपका हाथ से ही चलता था। आज ये चरखा है, इस टाइप से एक चरखे का
ऐसा चरखा होता था, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके एक हैंडल लगा होता था इसको घुमाने का, और यहाँ पर इस तरीके से एक वो लगा रहता था जिसके ऊपर ये धागा ये घूम करके चलता रहता था। इस तरह ये ऐसा व्हील होता था, है ना। तो देखिए इससे जल्दी इसमें धीरे था, इससे थोड़ा और जल्दी यहाँ होने लगा, लेकिन जिस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ रही थी ना, उस हिसाब से ये भी उसको फुलफ़िल करने के योग्य नहीं था, ठीक है। तो इससे भी इतना काम नहीं कर पाते थे कि आप व्यक्ति पूरे दिन बैठ करके भी बनाता था, तब भी उसको सूत बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। और अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो ये लोग जो डिमांड थी उसको फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब फिर से क्या था कि और आविष्कार की आवश्यकता थी। तो इसके बाद में क्या हुआ, मशीन्स का आविष्कार हुआ, ठीक है। मशीन्स का आविष्कार हुआ तो जो ये मशीनें थी ना, ये क्या कर रही थी, बहुत ही कम समय में, कम पावर में, ठीक है, और कम श्रम के साथ में, जिसमें पैसा तो थोड़ा लगता ही था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा ये भी दो टाइप के थे, मैनुअल करके भी थे तो दूसरे इलेक्ट्रिकल भी थे, है ना। तो क्या था कि ये सब चीज़ें से पावर कम लग रही, श्रम कम लग रहा है, आपका समय कम लग रहा है और नई चीज़ बन जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद में उनका भी आविष्कार किया गया। अब शुरुआत में जो थी ना ये मशीन्स, ये हैंडलूम कहलाए। लूम किसको कहते हैं, करगा, जिसके ऊपर कपड़ा बनता है, और हैंड मीन्स हाथ से चलने वाला या मैनुअली चलने वाला। तो जो हैंडलूम था सबसे पहले तो इसको बनाया गया, ठीक है। तो हैंडलूम में भी इससे तो बहुत कम टाइम लगता था, चरखे से जल्दी इधर बन जाता था, लेकिन फिर भी मशीन्स की होड़ कोई नहीं करती। तो इसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल जो थी लूम्स और मशीन्स, उनका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इससे क्या है कि काम भी जल्दी हो जाता था और प्रोडक्शन भी हाई होता था और डिमांड जो थी वो भी फुलफ़िल होने लगी, तो वो सबके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे फाइबर से जो हम यार्न बनाते हैं ना, वो कितने टाइप के कैसे होते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा था फाइबर के बारे में कि दो टाइप के होते हैं, स्टेपल फाइबर एंड फिलामेंट फाइबर, राइट। ये आता है आपका पहला, ये आता है आपका दूसरा, है ना। फाइबर के दो टाइप होते हैं, स्टेपल जिसको आप छोटे वाले फाइबर कहते हो, और जो फिलामेंट होते हैं ये लंबे वाले फाइबर्स होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब इस फाइबर से यार्न का निर्माण किया जाता है ना, यार्न का, तो वो भी वापस इसी टाइप के टू टाइप्स के होते हैं, स्टेपल यार्न और दूसरा होता है फिलामेंट यार्न, ठीक है। ये होता है स्टेपल, फिलामेंट। अब देखिए, क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं इनकी लंबाई अलग अलग होती है, तो उसी तरीके से जो मैनमेड होते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक में भी जो एनिमल फाइबर्स होते हैं उनकी लंबाई सिल्क की जैसे ज़्यादा होती है ना। इसके अलावा मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनकी लंबाई भी अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या है, डिपेंड करता है सभी के ऊपर कि जैसे कपास की अलग है, रेयॉन की अलग है, लिनन की अलग है, नायलॉन की अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, ऊन की अलग है, सिल्क की अलग है, ठीक है। तो इन सभी के आधार के ऊपर इनको दोनों भागों में बांट दिया गया था। अब देखिए, जो फिलामेंट होते हैं ना, ये तो बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। मीन्स आप देख लीजिए जैसे कि 1200 से आपको 4200 फीट तक इनकी लेंथ जो होगी आपको मिल जाएगी, इतने लंबे तक भी ये होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि देखिए, जो आपके नेचुरल फाइबर्स की अगर आप बात करते हो ना, नेचुरल में सिल्क इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। सिल्क जो होता है वो कैसा है, उससे बहुत लंबा हमारे को रेशा प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन देखिए, अगर आप मैनमेड की बात करते हो ना, तो मैनमेड फाइबर को आप चाहो तो फिलामेंट में भी रख सकते हो और आप चाहो स्टेपल में भी रख सकते हो। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि हम खुद अपनी इच्छा से बना रहे हैं। आप चाहो जितनी लंबाई मैनमेड फाइबर की रख सकते हो, चाहे वो रेयॉन हो, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे पॉलिएस्टर हो, कोई भी फैब्रिक हो, ठीक है। आपको जितना बड़ा चाहिए वहाँ तक स्पिन रेट से धागे को निकालिए, बाकी को आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको छोटे छोटे चाहिए तो आप उससे स्टेपल यार्न्स भी बना सकते हो, और आपको चाहिए फिलामेंट लंबे तो आप लंबे यार्न्स भी उससे बना सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है।
अब लंबे जो रेशे होते हैं ना, उनका फ़ायदा एक ये होता है कि इनकी जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ होती है ना, रफनेस नहीं होती इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसकी वजह से न तो ये गंदे होते हैं, एक स्मूथ आपको टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी गंदगी अगर इसके ऊपर आकर के गिरती भी है तो फिसल करके नीचे गिर जाती है, आपके कपड़े पर स्टेन नहीं छोड़ती है, ठीक है। आप चाहो तो बहुत सारे फिलामेंट फाइबर्स जो होते हैं उनको मिला करके एक फिलामेंट यार्न बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें अगर स्टेपल यार्न्स की, तो जो सिल्क है उसको छोड़ करके बाकी सारे स्टेपल्स ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेपल जो धागे होंगे, रेशे होंगे, इन सबको जोड़ करके ट्विस्टिंग देते हैं, ड्राइंग करते हैं, ट्विस्टिंग देते हैं, ड्राइंग करते हैं, उससे एक स्टेपल यार्न का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब इससे बने हुए धागे होते हैं ना, उसको आप स्पर्न यार्न भी कह सकते हो, क्योंकि वो भी छोटे छोटों से ही मिल करके बनता है, इसलिए, ठीक है। अब जो स्टेपल यार्न्स होंगे ना, देखिए अगर कोई एक धागा बन भी गया है इस टाइप का, सपोज हम मानते हैं कि उसकी इतनी मोटाई है, तो आप देखिएगा उसमें कहीं न कहीं आप कॉटन के किसी फैब्रिक को देखना, आपको बहुत सारे ऐसे छोर दिखाई देंगे, ठीक है, उसके एजेस निकले हुए आपको दिखेंगे। इसी वजह से इसकी सतह हल्की सी खुरदरी होती है बजाय कि फिलामेंट यार्न से बने हुए फैब्रिक के, ठीक है। तो इस वजह से इनकी सरफेस स्मूथ होती है, क्योंकि एक जैसे स्लीक और शीक होते हैं ये, इसलिए, है ना। इनके कहीं पे भी एजेस या कहीं पे भी किनारे नहीं निकले होते, पर इसमें निकले होते हैं। इसलिए क्या होता है, दाग इसीलिए लगता है कि कोई भी गंदगी इसके ऊपर गिरी है ना, तो इसके इन एजेस के अंदर कुछ ना कुछ फंस जाएगा, ठीक है। तो वो आपका जो कपड़ा होता है वो जल्दी स्टेन लग जाता है या गंदा हो जाता है ना। कई बार क्या होता है, क्योंकि ये एजेस निकले हो ना, तो इसके ऊपर रोएं भी पड़ जाते हैं, ये बार बार इसके ऊपर रगड़ लगेगी ना, तो ये सब धागे मिला करके कुछ पाइल्स या बॉल्स बना लेंगे, ठीक है, और फिर नीचे से जुड़ जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे फैब्रिक्स के ऊपर रोएं निकल आते हैं, है ना। तो जब आप उनको हटाते हो कुछ टाइम के बाद फिर से उसके ऊपर रोएं आ जाते हैं, फिर हटाते हो फिर आ जाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो स्टेपल फाइबर से बना हुआ स्टेपल यार्न है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने किसकी बात करी, फाइबर यार्न फैब्रिक का जो प्रोसेस है वो क्या है एक्चुअली, और स्पिनिंग मेथड क्या है, कैसे उसका आविष्कार हुआ और कैसे हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि हमारे पास हाई प्रोडक्शन है कम टाइम में भी, है ना। और जो यार्न्स होते हैं फाइबर के क्या टाइप है, तो यार्न की उसके बेसिस पर एक कॉमन टाइप क्या होता है उसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि यार्न कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कितनी स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। और इसको पढ़ने के साथ ही हम बात भी करेंगे आगे कि कितने टाइप के आपके यार्न्स होते हैं जो कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, ओके। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।